चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब। पार्ट वन में मैंने 11D तक कर दिया था, सीजन डिसीज प्रोसीडिंग्स तक। अब मैं चैप्टर 5 ऑनवर्ड अप टू सैट का कॉम्पोजिशन आज के लेक्चर में कवर कर दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है इसमें, बहुत ही जनरल सा है। पनिशमेंट्स वगैरह है जिसमें ऑलमोस्ट 80% सिमिलर है, सब में 1 लाख और हर दिन का 1 लाख अप टू 1 करोड़ ये पनिशमेंट है। बाकी एक फ़ंड बन रहा है, पीरियोडिक रिपोर्ट्स देनी है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, वही सब है इसमें, ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 12 भाई आपका बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट एसेट्रा। ठीक है, सिंपल कह रहा है, आप सेबी के पास जाओगे, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इन द प्रिस्क्राइब्ड फीस आप एप्लीकेशन दोगे कि मुझे स्टॉक ब्रोकर बनना है या सब ब्रोकर बनना है या एसेट्रा बनना है। ठीक है, सेबी उन कंडीशन के साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन दे देगा। ठीक, उसके बाद प्रोवाइजो में क्या लिखा है, सिंपल चीज़ लिखी है, अगर आपने ये सर्टिफिकेट पहले ले लिया था 1988 के आसपास आपने ले लिया था, उस टाइम तक आपके पास था तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने अगर अप्लाई कर दिया था जब सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी तो आप कंटिन्यू कर सकते हो 3 महीने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आप काम कर रहे थे, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट उस 3 महीने में आप अप्लाई कर दो। ये कंडीशन अप्लाई होगी, देखो ये कंडीशन सिर्फ अप्लाई होगी इन लोगों के लिए, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी, ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, मर्चेंट ब्रोकर, मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक, ये आप अप्लाई कर दो 3 महीने के अंदर अंदर। अगर 3 महीने में अप्लाई कर दिया तो आप कंटिन्यू कर सकते हो अंटिल द डिस्पोजल ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक, सिंपल, आप काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1A में क्या बोलता है, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी, FII, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सब भी, इन सबको भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है। सेम कंडीशन यहाँ भी बोली है, बट यहाँ पे टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी है। उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन दे दो, काम करते रहो, जब हो जाएगी तब हम देख लेंगे। ठीक, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। सेम चीज़ 1B में भी है, यहाँ पे वेंचर कैपिटल फंड्स और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड्स, इन सब की बातें कर रहे हैं। ठीक, तो 1A और 1B और सिर्फ 1 में यही अंतर है, यहाँ पे 3 महीने की रिक्वायरमेंट दी है, यहाँ पे 3 महीने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक, नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर बोर्ड चाहे तो इसको ऑर्डर से सस्पेंड, कैंसिल, रजिस्ट्रेशन को आपका कर भी सकता है, बट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। ठीक, हर केस में अब तक जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, हर केस में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको देनी है। अगर आप कोई भी एडवर्स ऑर्डर्स किसी भी एंटिटी के या किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ले रहे हैं, आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, फिर आ गया आपका चैप्टर 5A फुटनोट 59 पे आ जाओ। कब इंसर्ट हुआ, 29/10/2002 में। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये सब याद करना है, बट ये अमेंडमेंट के थ्रू आया, बस इतना याद कर लो, अमेंडमेंट के थ्रू आया तो 5A चैप्टर के अंदर आया। अब देखो इसकी हेडलाइन ही पढ़ लो, प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल। ठीक, इन सब के ऊपर सेबी का अलग अलग रेगुलेशंस हैं, आपको अलग अलग रेगुलेशंस पढ़नी पड़ेंगी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो मेंस का। ठीक है, फेज़ 2 का। ठीक, वही चीज़ें यहाँ पे बोली है, नो पर्सन, रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कोई भी ये सारे काम नहीं कर सकता। जो चीज़ यहाँ दी है वही चीज़ यहाँ थोड़ा ब्रॉड टर्म्स में दी है, चाहे तो पढ़ लो खुद से, अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया है कि जो आपको पढ़ने की ज़रूरत हो। ठीक, सेक्शन नंबर याद कर लो और किस अमेंडमेंट से आया है और कौन से चैप्टर में आया है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट मेरे हिसाब से, इसमें और ज़्यादा आपको डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आ गया चैप्टर 6 फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसमें देखो सेक्शन 13 क्या बोल रहा है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ आपको कुछ ग्रांट्स दे सकता है। ठीक, उसने कहा ये लो 100 करोड़, इससे आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, मार्केट को अच्छे तरीके से चलाओ, एजुकेशन दो, सब कुछ करो। 100 करोड़ दिए, सेबी के पास आ गए, सेबी उस पर्टिकुलर 100 करोड़ को यूज़ करेगा इन सब कामों के लिए। ठीक है, अब उसने कहा एक अलग से भी फंड बनेगा, इस फंड का नाम क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जनरल फंड। ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा, ऑल ग्रांट्स, ठीक, फीस, अभी आपने जब सेक्शन 12 में जब आपने एप्लीकेशन डाली तो फीस दी ना, फीस यहाँ आएगी, चार्जेस वगैरह जो भी लेता है से भी वो सब यहाँ पे आएगा।
ऑल सम रिसीव बाय द बोर्ड फ्रॉम सच अदर सोर्सेज एज मे बी डिसाइडेड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, इन्होंने स्कोप यहाँ पे छोड़ दिया कि जो कोई भी पैसा आएगा वो इसी फंड में जाएगा। ठीक, जाना होगा तो। अब फंड किस किस चीज़ों में आप अप्लाई करोगे? इन 3 चीज़ों में। सैलरीज दे दो, अलाउंसेस दे दो और रेन्यूमरेशन दे दो, एक्सपेंसेस ऑफ द बोर्ड दे दो और अदर पर्पज एज मे बी स्पेसिफाइड। ठीक, सिंपल, ज़्यादा इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस पढ़ना है एक बार, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लोगे तो बेटर है। बाकी अगर किसी को मेमोराइजेशन से काम चलता है तो वो भी कर लो। ठीक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स ऑडिट करेगा आपका सीएजी। सीएजी आपका रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट देगा पार्लियामेंट। ठीक, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो टाइम थोड़ा बचा लेते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लें मुझसे। अब आगे पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन चैप्टर 6A। ठीक, मैंने SCRA में ये पेनल्टीज़ कवर नहीं करी थी, एक बार थोड़ा कष्ट करके अभी जो मैं बता रहा हूँ एक बार मैच कर लेना वहाँ से जाके, हर चीज़ स्पून फीडिंग नहीं करूँगा मैं। ठीक, वहाँ से जाके एक बार देख लेना किस में कितनी पेनल्टी दी है। मैक्सिमम जो सबसे 80% जो पेनल्टीज़ हैं जो कि मैंने पढ़ा उसमें क्या है, 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। ठीक, ये सारी पेनल्टीज़ हैं जहाँ पे आप कंप्लायंस रिलेटेड चीज़ें नहीं कर रहे हो। आपसे कोई डेटा मांगा, आपने नहीं दिया, आपसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे, आपने नहीं दिए। ठीक है, तो उन सब केसेस में ये पेनल्टी पड़ रही है। जहाँ जहाँ भी मैंने सेम आगे लिखा है ना, सेम, यही सारी पेनल्टी है। ठीक है, मैं सब पेनल्टी नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों के लिए यहाँ पे इजी कर दिया है मैंने। ये जो सेम वगैरह जो साइड में दिख रहा है, रोक रोक के लिख लेना अपने बेयर एक्ट में। ठीक है, अगर बेयर एक्ट नहीं लिया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लो, वहाँ पे लिख लेना। जो भी करना है प्रिंट निकाल लो, जेरोक्स निकाल लो, जो करना है थोड़ा पैसा खर्च कर लो, 40-50 रुपये, उसमें हो जाएगा काम। ठीक है। 15A सिंपल मोटा मोटा क्या बोलता है, अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा और डॉक्यूमेंट आपने रिकॉर्ड वगैरह फर्निश नहीं किया, उस केस में पेनल्टी लगेगी। फर्निश, फाइलिंग करनी थी, नहीं की, ये सारी। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना था तो सेम पेनल्टी। ठीक, अगर किसी को एग्रीमेंट में एंटर करना था क्लाइंट के साथ, आपने नहीं करा तो उस केस में भी सेम पेनल्टी लगेगी। इन्वेस्टर के ग्रीवेंस को आपने एड्रेस नहीं करा और बोर्ड ने आपसे बोला था करना है, ठीक है, बोर्ड इन राइटिंग यहाँ पे लिखा है, उसने बोला था आपसे तब भी आपने नहीं किया, उस केस में भी यही चीज़ लगेगी। 15D में क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट आपको रजिस्टर कर लेना था, आपने नहीं लिया, तो उस केस में भी सेम पेनल्टी लगेगी। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के केस में, लिस्टिंग के केस में, यूनिट आपको देने थे वो आपने नहीं दिए, मनी कलेक्ट करी, उसको इन्वेस्ट नहीं किया जिस हिसाब से करना था, रिफंड नहीं दिया, सारे केस में सेम पेनल्टी। क्या है पेनल्टी, एक बार फिर से बोल देता हूँ, 1 लाख, ठीक, मिनिमम, उसके ऊपर 1 लाख पर डे अप टू 1 करोड़। ठीक, बड़ा इजी है भाई, याद कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं 15E। अगर कोई रूल रेगुलेशन बनाने थे AMC को, उसने फॉलो नहीं किए, उसके ऊपर भी सेम पेनल्टी लगेगी। देखिए यहाँ आपके लिए काम आसान कर दिया मैंने, कुछ डिफरेंट है तभी यहाँ पे मैंने डिफरेंट लिखा है। ठीक है, सिंपल। AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक, अगर वो चीज़, ये सारे काम नहीं करते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो 1 करोड़ रुपीज़ और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ गेंस विच एवर इज़ हायर। ठीक, यहाँ पे डिफरेंट आ गया, मैंने हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए। रिसर्च एनालिस्ट और जो एडवाइस देते हैं, ठीक है, उनके अगर उन्होंने कुछ गलत एडवाइस या कुछ कंप्लायंस नहीं किया तो उस केस में भी सेम पेनल्टी है। स्टॉक ब्रोकर, भाई आप देखिए, आप जब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आ रहा है तो भाई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अगर कुछ ईजी तरीके से आपका रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं करा तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा उसके ऊपर पेनल्टी मारोगे। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया तो ये पेनल्टी है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी डिलीवर नहीं करी तो सेम आ गया। ठीक, यहाँ पे डिफरेंट आ गया, डिफरेंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग में देख लो भाई, किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग, आपके पास इन्फॉर्मेशन, पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कैसे आई दैट इज़ इमटेरियल, आपके पास आई। ठीक है, किसी ने आपको दी, जिसको होल्ड करना था ट्रस्ट में, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी,
उसके बेसिस पे आपको मॉनिटरी गेन्स हुए, ठीक, उस केस में ये पेनल्टी लगेगी, ठीक है। सीवियर पेनल्टी ऑब्वियसली आपके ऊपर 1 करोड़ लगा के थोड़ी ना छोड़ देंगे, तो विच एवर इज़ हायर, या तो आपने जितना पैसा कमाया हुआ तो वो कॉन्फिस्केट कर लो, तो 25 करोड़ दे दो, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट। तो ये पेनल्टी आपको देखनी है। सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, उस केस में भी डिफरेंट पेनल्टी है, ज़्यादा लगेगी भाई, ऑब्वियसली आप किसी की पब्लिक कंपनी है उसको हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहे हो, उस केस में ज़्यादा पेनल्टी लगेगी ना आपके ऊपर। सेम चीज़ फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जहाँ भी ग्रेविटी बढ़ रही है किसी भी चीज़ की, आपने, एक होता है आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, ठीक है, वन थिंग इज दैट यू हैवंट प्रोवाइडेड विद डॉक्यूमेंट्स, द अदर थिंग इज यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इनसाइडर ट्रेडिंग, ऑब्वियसली इसमें आपको ज़्यादा पेनल्टी पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। आपने अगर रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट वगैरह नहीं किया तो उस केस में ये सब है, ठीक, ये रही पेनल्टी। देख लो भाई, 5 या 6 ही प्रोविजंस हैं इस पूरे में जिसमें पेनल्टी थोड़ी सी डिफरेंट है, अदरवाइज सब में सेम है, ठीक। HB क्या बोलता है, एक पेंसिल आती थी आई थिंक नटराज की, HB करके, उसके हिसाब से याद करना है तो याद कर लो, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने बोला जैसे अपना IPC का सेक्शन 511 था, जहाँ कुछ पेनल्टी नहीं है वहाँ पे ये लगेगा, ठीक, या जहाँ कुछ पनिशमेंट जहाँ पे नहीं, कुछ अलग ऑफेंस है तो वैसा होगा, वही सेम चीज़ यहाँ बोली है, ठीक। अगर वो बोल रहा है जहाँ पे कुछ नहीं है, मान लीजिए अलग चीज़ आपने कर दी बिल्कुल अनोखी, तो उस केस में liable to be penalty which shall not be less than 1 लाख रुपीज़ but which may extend up to 1 करोड़, ठीक। यहाँ पे 1 डे वाली नहीं है, डेली वाली नहीं है, यहाँ पे उन्होंने लिमिट क्या दी, रेंज 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक, ठीक, ये उन्होंने लिमिट दे दी, रेंज, इसके रेंज में आपको मानना है, ठीक। पावर टू एडजुडिकेट एक डिवीजन रैंक का ऑफिसर होगा, डिवीजन चीफ, ठीक, जिसको बोर्ड अपॉइंट करेगा, वो आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म में इंक्वायरी करेगा और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देके आपको कोई पेनल्टी मारेगा, ठीक। उसके पास क्या क्या पावर्स होंगी, सिविल कोड जैसी कुछ पावर है, समन एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, और उसके बाद वो पेनल्टी मारेंगे। ये चीज़ पढ़ लो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लेना आराम से। अगर बोर्ड को लगता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कुछ चीज़ गलत तरीके से की है, ठीक है, इज एरोनियस टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, वो उस पेनल्टी को रिवर्स कर सकता है या फिर बढ़ा सकता है उसको, ठीक, ये चीज़ यहाँ पे बोली है, ठीक। बट ये चीज़ आप कब चैलेंज कर सकते हो, उसकी टाइम लिमिट ली है, जब भी वो ऑर्डर पास हुआ उसके विदिन 3 मंथ्स में आप कर सकते हो, ठीक। और डिस्पोजल ऑफ अपील विच एवर इज अर्लियर, मान लो सैट के पास आपने वो कर दिया चैलेंज, तब तो फिर सैट ही डिसाइड करेगा, बट उस केस में आप 3 महीने का टाइम यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है आपको, आप चाहो तो उसके अगेंस्ट अपील, मतलब आप बोर्ड के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो, और जो भी पर्टिकुलर जो ग्रीवांस है वो एड्रेस होगा उस हिसाब से। अब ये सारी जो पेनल्टी पड़ती हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आपको देखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यू रिगार्ड किस किस को दिया जाएगा, एक तो रिपीटिव नेचर, कि भाई पहले भी कर चुके हो, फिर से आ गए तो ऑब्वियसली आपको अब थोड़ी ना छोड़ेंगे, तो थर्ड टाइम में दे विल इम्पोज हायर पेनल्टी, ये आ गया थर्ड। सेकंड क्या है, कितना लॉस हुआ इन्वेस्टर या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, ठीक है, आपने एक चिट फंड चलाया, ठीक, चिट फंड से आपने पैसे ले लिए, उसके बाद आप पकड़े गए, तो उस टाइम पे आपको देखा जाएगा ना कि आपने बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, बिकॉज ऑफ योर डिसेप्टिव एक्शंस बहुत सारा लॉस हुआ, उसके हिसाब से क्वांटम डिसाइड होगा पेनल्टी। और लास्ट डिसप्रोपोर्शनेट गेन्स और अनफेयर एडवांटेज, क्या क्या आपको हुई, वेयर एवर क्वान्टिफाइबल, ठीक, जहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको मॉनिटरी फ़ायदा नहीं हो रहा बट आपको कंट्रोल मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ये सेक्शन मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला, ये और ये, इसमें एक चीज़ लिखी है, ऑल सम रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट शैल बी क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेक्शन 14 में कौन सा फंड है वो एक बार पढ़ लेना सही से, मैं रिपीट नहीं करूँगा, मुझे पता है कौन सा फंड है, ठीक। सेक्शन 13 में जो ग्रांट मिल रहा है दैट इज़ डिफरेंट, यहाँ पे वो बोल रहा है आप जब भी पेनल्टी मारोगे वो आपके सेक्शन 14 के फंड में नहीं जाएगा, ठीक, उसको आप सैलरी देने के काम में यूज़ नहीं करोगे, रेन्यूमरेशन नहीं दोगे, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, उसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस पैसे का क्या करना है, कहाँ खर्च करना है, ठीक है।
सेम चीज़ वो बोल रहा है जहाँ पे अगर आप कोई सेटलमेंट या सिविल प्रोसीडिंग करते हो उस केस में भी कंसोलिडेटेड फंड के पास पैसा जाएगा। इसके ऊपर अगर मुझे क्वेश्चन हुआ मैं पक्का बनाऊंगा, ठीक, क्यों अच्छा क्वेश्चन है भाई। फंड कहाँ जा रहा है, अगर किसी ने ऊपर ऊपर पढ़ा है तो वो पक्का मिस करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को लगता है उसको पेनल्टी लगने जा रही है तो ये सेक्शन ये बोलता है कि भाई जाओ एप्लीकेशन दे दो, उनसे बोल दो भाई बोर्ड आपको कंसिडर करेगा और आपका हो सकता है सेटल कर दे या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटल कर दे, उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। ऑब्वियसली लोक अदालत में जब आप जाते हो और सेटलमेंट हो जाता है, लेट्स से आपका जैसे मान लीजिए चालान होता है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, उसको आप 20% में सेटल कर लेते हो, तो उसके बाद जाके उसको चैलेंज थोड़ी ना करते हो कि नहीं हम वहाँ पे 20% ज़्यादा दिए, मुझे 10% दो, मेरे दोस्त को आपने 10% में सेटल कर लिया। ये सारी चीज़ें थोड़ी ना होती। व्हेन यू हैव सेटल्ड समथिंग मतलब यू हैव एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक कवर कर लिया। अब इसके बाद मैं लास्ट थर्ड पार्ट में इसका पूरा जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करूँगा। इसके बाद मैं सैट रूल्स पढ़ाऊँगा। सैट रूल्स आई थिंक सिलेबस में है, तो सैट रूल्स में पढ़ाऊँगा। उसके बाद डिपॉजिटरीज एक्ट पे जाऊँगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा देख लो, कमेंट कर लो या सब्सक्राइब कर लो। और चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैं कल या परसों में इस एक्ट को पर्टिकुलर ख़त्म कर दूँगा। थैंक यू।